भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने किसी दूसरे देश की तरह इन कंपनियों को अपने देश में काम करने से कभी रोका नहीं, लेकिन देश के कानून के अनुसार ही सबको काम करना पड़ता है और देश के कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर बाकी सब कंपनीज गाइडलाइंस को एज पर लॉ कंप्लायंस कर सकती हैं तो कोई एक कंपनी, कोई एक संस्था देश या देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकती। और अगर कुछ लोग देश के कानून से ज़्यादा ऐसी कंपनियों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो उनके ही देश का, यानी कि अपने भारत देश का कानून का उल्लंघन भी करते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, मुझे लगता है इस पर भी सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट पहले और चुनावों के बाद ये जो हत्या और हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से रोज वहां पर ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं शह उन लोगों की है जो सत्ता में, गरीब लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ा, ऐसे लाखों लोगों को छोड़ना पड़ा। ये हत्या और हिंसा का दौर बंद होना चाहिए और जिस काम के लिए जनता ने चुना विकास के लिए, उस काम पर लगना चाहिए। चिराग भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने किसी दूसरे देश की तरह इन कंपनियों को अपने देश में काम करने से कभी रोका नहीं, लेकिन देश के कानून के अनुसार ही सबको काम करना पड़ता है और देश के कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर बाकी सब कंपनीज गाइडलाइंस को एज पर लॉ कंप्लायंस कर सकती हैं तो कोई एक कंपनी, कोई एक संस्था देश या देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकती। और अगर कुछ लोग देश के कानून से ज़्यादा ऐसी कंपनियों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो उनके ही देश का, यानी कि अपने भारत देश का कानून का उल्लंघन भी करते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, मुझे लगता है इस पर भी सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट निश्चित तौर पर इसी मंशा के साथ 2008 में हमने केंद्र से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मंजूर करवाया। राज्य में धूमल जी की सरकार थी, उन्होंने देहरा धर्मशाला में ज़मीन देने का काम किया। किन्हीं कारणवश, दुर्भाग्यपूर्ण एक के बाद दूसरी सरकार के कारण ये प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ा, क्योंकि जब तक ज़मीन ना हो तब तक नहीं बनेगी। 2 दिन पहले ही ज़मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिल गई है और मैंने केंद्र से इसके लिए पैसा भी दिलवा दिया है मोदी जी के आशीर्वाद से, और मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर भव्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण भी होगा। सर, देखिए, हिमाचल को अपने आय के साधन और बढ़ाने चाहिए। जिन जिन सेक्टर्स में हिमाचल की ग्रोथ हो सकती है उन सेक्टर्स में और काम करना चाहिए, और जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करें, आत्मनिर्भर हिमाचल भी बने, उस दिशा में भी हम सब मिलकर काम करें। सर, बागवान मंडल आपसे मिला है, वो 2-3-4 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो जो कैलेमिटी से लॉसेज हुए उसको लेके सेंटर से मदद चाहते हैं, दूसरा एक बड़ा किसानों बागवानों की आय को दुगना करने का काम मोदी जी ने पहले कहा कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। समर्थन मूल्य भी हमने लगातार बढ़ाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हम लोग लेकर आए, जागरूकता अभियान और होगा, ज़्यादा किसान अपने जितना फसल वाला क्षेत्र है उसकी जितनी इंश्योरेंस कराएंगे उनको लाभ मिलेगा, और अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही तो उसमें हम निश्चित तौर पर गहराई में देखेंगे भी। और जो आपने अफगानिस्तान के रूट से एप्पल की इंपोर्ट करने की बात कही ड्यूटी इवेजन के लिए, वो भी आज यहाँ के फल उत्पादकों ने बात कही है। मैंने उनको भी कहा है कि हमने पहले भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर लगाई है, और अगर इस रूट को भी अपनाया जा रहा है तो उसको भी हम बड़ी गंभीरता के साथ देखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सिर्फ पहली बात मैं कहूँ कि जब से कोरोना महामारी आई, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने जो हम सबको कहा, पहले 29 लाख का पैकेज लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में अनाज पिछले साल दिया, 80 करोड़ लोगों को इस साल भी दिवाली तक मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये दुनिया में मात्र एक देश कर पाया, उसका नाम भारत है। आत्मनिर्भर भारत में पीपी किट भी हमने देश में बनाई, कोविड वैक्सीन यहाँ पर बनाई, वेंटिलेटर यहाँ पर बनाए,
मात्र 20,000 वेंटिलेटर थे, बढ़कर 4,40,000 वेंटिलेटर बेड हो गए। 1551 PSA ऑक्सीजन प्लांट हमने देश भर में लगाने की शुरुआत की है। हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। टेस्ट केवल 100 होते थे, आज 20 लाख टेस्ट हम एक दिन में कर सकते हैं। ये भारत ने किया है। लेकिन इस समय में जब लॉकडाउन होता है, पार्शियल या फुल लॉकडाउन होता है, तो उसके कारण कंपनियों पर, अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये हम पिछले साल लेकर आए। 3 लाख रुपया इसके माध्यम से हमने देश के उद्योगों को देने की शुरुआत की। इसमें किसी व्यापारी को, किसी कारोबारी को अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ी। मोदी सरकार ने इसकी गारंटी दी और 3 लाख करोड़ में से 2,65,000 करोड़ रुपये अब तक सैंक्शन हो चुका है। इसके भी 4 चरणों में किया गया। अब ECLGS 1 में सबको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिली। ECLGS 2 में 26 अतिरिक्त सेक्टर्स को और जोड़ा गया, जिसमें पावर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, रोड्स, ये सबको जोड़ा गया। ECLGS 3 और 4 में सिविल एविएशन से लेकर टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, इन सबको जोड़ा गया और इसमें 40% तक की एडिशनल वर्किंग कैपिटल देने का काम किया है। इससे पता चलता है कारोबारी की मदद भी हमने की है ताकि उसका धंधा बंद ना हो और उसके लोग भी बेरोजगार ना हो। अच्छा, बंगाल पॉलिटिकल जो फ्यूचर है दैट इज ऑन स्टीक, क्या लगता है जो पूरा घटनाक्रम देश की पॉलिटिक्स में चल रहा है, आप क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, पंजाब सरकार में जो करप्शन हुई, पंजाब सरकार से जो हताश निराश उनके अपने सांसद विधायक हैं, वो भी खुलकर उनकी लड़ाई सामने आई। राजस्थान में भी जैसा आपने कहा कि वहाँ पे भी कूड़ेदान में वैक्सीन्स मिली। वेंटिलेटर जो मुफ्त में आए थे PM केयर्स के, उनको प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया और वहाँ पर भी उनके अपने ही उप मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं। तो ये हर राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इससे पता चलता है कि कोरोना महामारी में भी लूट तंत्र कांग्रेस का बंद नहीं हुआ। सर, कोरोना के बाद